हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रगति मंत्रा क्लासेस। माय नेम इज शिवांगी अग्रवाल। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी तक की सीरीज में हम लोग अपने 3 सिद्धांत कवर अप कर चुके हैं और आज हम देखने वाले हैं एक और नया सिद्धांत जिसका नाम है सूझ या फिर अंतःदृष्टि का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत को किसने दिया? ये दिया गया था हमारा कोहलर के द्वारा। वैसे इनके साथ एक पर्सन का नाम और ऐड किया जाता है, कोहलर, और इनके साथ हम एक पर्सन का नाम ऐड करते हैं, कोफ का। और इंग्लिश में इस थ्योरी को हमने कहा इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। अब कई बार क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि ये कौन सी ब्रांच के अंतर्गत हमने इस थ्योरी को रखा। तो ध्यान रखिएगा, ये रखा गया था गेस्टाल्टिज्म। इंग्लिश में भी इसको इस तरीके से ही बोला जाता है। और जो इसके फादर थे स्टूडेंट्स, इनका नाम जरूर याद रखिएगा, 1 मार्क्स में या फिर ऑप्शनल क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। तो इनके जो फादर थे वो थे वर्दाइमर साहब। वर्दाइमर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये एक ब्रांच आई साइकोलॉजी की जिसको हमने बोला गेस्टाल्टिज्म। गेस्टाल्टिज्म को किसने जन्म दिया? इनके जो फादर थे वो थे वर्दाइमर साहब। लेकिन इस ब्रांच के अंदर एक थ्योरी हम देखते हैं जिसका नाम है इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, और जिसको डेवलप करा गया था किसके द्वारा? कोहलर और कोफा के द्वारा। तो जैसे कि सारे लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट करे, इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट करा, और इनका जो मेन मोटो था, इनका जो मेन सिद्धांत था, वो क्या कहता था कि जैसे कि कई चीज़ें तो हम दूसरों के द्वारा सीखते हैं या दूसरों का अनुकरण करके सीखते हैं, या दूसरा हमें हेल्प करता है तब सीखते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में ऐसी होती है जो कि हम बिना देखे किसी को सीख जाते हैं। मतलब एक होता है ना कि कभी हमें आइडिया आता है, लेकिन ये जो आइडिया आता है स्टूडेंट्स, से कहीं ना कहीं कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो हमारी पास्ट लर्निंग होती है, उनकी वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल एक लाइव एग्जाम्पल देती हूँ। छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, जब वो क्या करते हैं कि चढ़ना उतरना किसी चीज़ पे से, बेड पे से सीख रहे होते हैं, तो आपने देखा होगा वो क्या करते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो बेडशीट को खींच के ना, उसको पकड़ के, ठीक है, वो उस पर बेड पे चढ़ जाते हैं। अब आप खुद सोच के देखो, क्या घर में ऐसा कोई करता है? नहीं। उनके बड़े तो ऐसे नहीं करते ना कि चादर को खींच के हम पकड़ के बेड पे बैठते हैं। तो उस बच्चे ने कहाँ से सीखा? तो उस बच्चे के दिमाग में ना आइडिया आया, क्योंकि क्या था कि वो चढ़ने की कोशिश कर रहा था, वो चढ़ नहीं पा रहा था, लेकिन उसके दिमाग में अचानक से आइडिया आया कि क्यों ना मैं इस बेडशीट की हेल्प लेके बेड पे चढ़ जाऊं। तो यही क्या था? हमारा सूझ। ठीक है, यहाँ बच्चे ने क्या दिखाई? अपनी सूझ दिखाई, यानी कि उसको अचानक से आइडिया आया। जैसे कि कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए होते हैं और अचानक से हमें एक आइडिया आ जाता है और हम उस प्रॉब्लम से निकल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई बार हमारे साथ रियल लाइफ में भी ऐसा होता है, या कई बार आपने देखा होगा मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी, एग्जाम टाइम पे भी कई बार ऐसा होता है कि आपने किसी क्वेश्चन को, किसी कॉन्सेप्ट को, हो सकता है पहले ना पढ़ा हो, लेकिन जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, ठीक है, उनको लिंकअप करके या अपने पास एक्सपीरियंसेस से आप कोशिश करते हैं कि आप उस क्वेश्चन को कभी कभार सॉल्व कर लेते हैं। तो यही क्या कहलाती है? सूझ। यानी कि जो एकदम से हमारे दिमाग में अचानक से क्लिक करता है, अपने आप से क्लिक करता है, उसी चीज़ को हमने क्या बोला? सूझ। अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा, और इस चीज़ को कैसे प्रूव करा? इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था स्टूडेंट्स चिंपैंजी पर, जिसका नाम इन्होंने दिया था सुल्तान। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कोहलर और कोफका ने जिस चिंपैंजी पर एक्सपेरिमेंट किया था उसका नाम क्या था? तो सुल्तान मूवी से याद रख लीजिएगा, सुल्तान। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? वो करते हैं कि सुल्तान को एक अकेले कमरे में छोड़ दिया जाता है जो कि बिल्कुल खाली है। बस उस कमरे में क्या होता है, सीलिंग से, छत से ना, वो एक केले की ऐसे बंच करके उसको टांग देते हैं ऊपर, ठीक है, बनाना को टांग देते हैं, और उस रूम में क्या होता है, कुछ स्टिक्स उसके पास रख दी जाती हैं। तो अब क्या करता है कि जो मंकी होता है, जो चिंपैंजी होता है, वो कोशिश करता है, बहुत सारे स्टिक्स के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, तो वो कोशिश करता है कि एक स्टिक से उस बनाना को नीचे उतारने की, लेकिन वो नहीं उतार पाता। जब वो नहीं उतार पाता तो वो हार थक के शांति से कोने में बैठ जाता है, और क्या करता है कि उन स्टिक्स से ही खेलना शुरू कर देता है। और जब वो खेल रहा होता है ना, तो अचानक से क्या होता है कि जो स्टिक्स होती हैं, वो देखता है कि जो स्टिक्स है ये आपस में एक दूसरे के अंदर फिट हो जाती हैं। अब जब उसने, मान लो ये एक स्टिक का पार्ट था, ये एक स्टिक का पार्ट था, उसने जब दोनों को इस तरीके से ऐड किया तो वो पूरी एक स्टिक बन जाती है, बड़ी स्टिक बन जाती है। अब उस बड़ी स्टिक की हेल्प से वो क्या करता है, उन बनाना को उतार लेता है और खा लेता है और सेटिस्फाई हो जाता है। तो अब ये जो स्टिक को एक के अंदर एक, ठीक है, अटैच करने का जो सिस्टम था, वो अचानक से उसको आया। ठीक है, अचानक से ये चीज़ें रेंडमली हो गई। तो यही क्या है? सूझ।
ठीक, यही हमारी इस थ्योरी का क्या है, आधार है कि इन्होंने ये कहा कि अगर हम बच्चे को पूरी की पूरी प्रॉब्लम एक साथ दे देंगे, उसके सामने पूरी कंडीशन एक साथ रख देंगे, तो बच्चा कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कोशिश करके उस प्रॉब्लम तक सॉल्व कर पाएगा। जैसे कि अभी तक की थ्योरीज में हमने क्या देखा, उन्होंने हमेशा यही कहा कि बच्चे को छोटे छोटे पार्ट में करके सिखाना है। इन्होंने कहा नहीं, इन्होंने कहा बच्चे के सामने पूरी प्रॉब्लम रख दो, हो सकता है कि जो सोल्यूशन जिस रास्ते से हम सोच रहे हो बच्चा उस रास्ते से ना सोच रहा हो। देखो अभी तक क्या था कि जब हम छोटे छोटे स्टेप्स दे रहे थे तो हम बच्चे को कोशिश कर रहे थे कि बच्चा उसी तरीके से सोचे जिस तरीके से हम सोच रहे हैं, लेकिन जब हम बच्चे के सामने यहाँ पे पूरी कंडीशन रख देंगे तो हो सकता है कि बच्चा अपने अकॉर्डिंग कुछ सोचे और वहाँ सॉल्यूशन तक पहुँच जाए। और मे भी पॉसिबल कि बच्चे का जो सॉल्यूशन सोचने का तरीका हो वो ईजी हो। जैसे कि मैथ्स की चीज़ों में कई बार ऐसा होता है कि एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, तो यही चीज़ हमारी यहाँ पर भी अप्लाई होती है। अब हम समझते हैं इस थ्योरी की कुछ विशेषताओं को। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं कि कोहलर की इस जो सिद्धांत की क्या क्या विशेषता हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अचानक पैदा होती है, तो यही इसकी सबसे पहली विशेषता भी है कि रैंडमली, बिल्कुल सडनली अचानक से पैदा होगी आपके अंदर जब आपके सामने कोई समस्या आएगी। तो यानी कि यहाँ पे एक बात और कि समस्यात्मक परिस्थिति का होना अनिवार्य है। अगर हमारे सामने समस्यात्मक परिस्थिति ही नहीं होगी, कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा, तो हम सॉल्यूशन कैसे ढूंढेंगे। इसलिए ये दोनों पॉइंट्स हमारे इंटर रिलेटेड हैं। अब देखिए ये कैसी है, एक संज्ञानात्मक प्रतिक्रिया है। समझ में आ रहा है आपको कि मेंटली हमें इसमें प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, हमें इसमें दिमागी रूप से सोचना पड़ेगा। जैसे कि अभी आप देख रहे थे तो इसमें जो हमारे चूहे, बिल्ली, कुत्ते, जो भी जिसमें भी हमने एक्सपेरिमेंट देखा, वो कोई भी एक्चुअल में मेंटली नहीं सोच पा रहे थे। बस उनके सामने कुछ था, उन्होंने रैंडमली प्रेस करा और उनके सामने उन्हें जो लर्निंग है वो हम करवा रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे एक मेंटल प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है, तो इसीलिए हमारी जो सीखने की प्रकृति है, जब हमने देखा है कि जब हम किसी चीज़ को खुद से सीखते हैं, खुद से करते हैं, तो वो चीज़ हमारी परमानेंट लर्निंग बन जाती है। इसीलिए यहाँ पे जो हमारी लर्निंग होती है वो कैसी होती है, स्थायी होती है, परमानेंट होती है। एक चीज़ और कि जो हमारा लक्ष्य है, ठीक है, और जो हमारा सॉल्यूशन है, उसके बीच में क्या होना चाहिए, एक स्पष्ट हमारे पास क्लियर रिलेशनशिप होनी चाहिए। जैसे कि उस चिंपैंजी को बनाना तक पहुंचना था तो उसको स्टिक, ठीक है, उसके पास होनी चाहिए थी। अगर मान लो आपको मैथ्स के किसी सॉल्यूशन पर पहुंचना है या आपको उसको सॉल्व करना है, तो आपके सामने पूरा क्वेश्चन होना चाहिए, तभी आप पहुंच पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं पहुंच पाएंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे भी है। और दूसरा कि यहाँ पे एक चीज़ बोली गई कि अगर हम मानसिक चिंतन करेंगे तो हम किसी समस्या का हल निकाल सकते हैं। तो ये थी कुछ विशेषता इस थ्योरी की। अब हम चलते हैं कि इस थ्योरी का हमारी शिक्षा में क्या महत्व है। तो अब हम समझते हैं इसका महत्व। तो देखिए सबसे पहला तो जो हमारे रचनात्मक कार्य होते हैं उन सब के लिए ये बहुत यूज़फुल है। यानी कि जहाँ पे क्रिएटिविटी की बात आती है, यूनिकनेस की बात आती है, ये जो सिद्धांत है वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो बच्चा है वो क्या करेगा, लॉजिकल थिंकिंग लगाएगा, इमेजिनेशन करेगा, थिंकिंग करेगा। तो इसीलिए क्या होगा, जब बच्चा ये सब चीज़ें कर रहा है, जैसे कि हमने देखा था कि इसकी विशेषताओं में कि क्या है, ये एक तरह की मानसिक प्रक्रिया है। तो मानसिक प्रक्रिया में हम जनरली क्या करते हैं, यही सब चीज़ें तो करते हैं। तो जब हम मानसिक प्रक्रिया कर रहे हैं, यानी कि हम तर्क का, कल्पना का और चिंतन शक्ति का बच्चों में विकास करवा रहे हैं। नेक्स्ट, ये हमारा विज्ञान में, गणित में, साहित्य में और संगीत जैसे विषयों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। कैसे? देखो विज्ञान और गणित का तो समझ में आता है कि हमारे सामने नई नई तरह की प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, तो उसके लिए हमें सॉल्यूशंस चाहिए ही चाहिए होते हैं। लेकिन साहित्य और संगीत में कैसे यूज़फुल है हमारे लिए, जैसे कि आपने देखा होगा कि आपको नए नए तरह के सॉन्ग्स, आपको इतने सारे सॉन्ग सीखने को, देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं, तो उसमें आपको नई नई तरह की कंपोजिशंस देखने को मिलती है, म्यूजिक देखने को मिलता है। तो वो सब भी कैसे आया, वो सब भी अचानक, ठीक है, सूझ की हेल्प से ही वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं आती हैं। तो इसलिए इन सब विषयों में भी ये बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट है हमारे पास स्वयं खोज के लिए प्रेरित। आपने देखा ही, जैसे सुल्तान के एग्जाम्पल से आपने समझा कि यहाँ पे जो बच्चे को या फिर जो हम पशु को जिसको सिखाना चाहते हैं उसको हम क्या कर रहे हैं, खुद से, ठीक है, चीज़ें फाइंड करने के लिए उसको मोटिवेट किया जा रहा है। मतलब जैसे हमने उसको अकेले कमरे में छोड़ दिया, स्टिक्स दे दी, बनाना रख दिए, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, उसको मोटिवेशन दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम बच्चे को खुद कोई गाइडेंस ऐसा नहीं देते, बल्कि उसको खुद से ही सारा काम करना होता है। इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बच्चे को स्वयं खोज के लिए हम यहाँ पे प्रेरित करते हैं। तो ये है हमारा महत्व। लेकिन अब बात आती है कि इस थ्योरी का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये रहा कि ये जो इस टाइप की जो लर्निंग है, इनसाइड जो लर्निंग है, हम केवल या तो उच्च कोटि के जो हमारे पशु हैं, जैसे कि मंकी या चिंपांजी हो गए, उनमें करवा सकते हैं, या फिर जो मनुष्य है, हम भी वैसे उच्च कोटि के एनिमल्स में ही आते हैं, पशुओं में ही आते हैं, तो केवल हम ही जैसे लोगों में, हम ही जैसे जानवरों में ये सब चीज़ें
चीज़ें पॉसिबल हैं जो हमारे निम्न कोटि के हैं, फॉर एग्जाम्पल रैट, डॉग, कैट, इन सब में हम इसके थ्रू लर्निंग नहीं करवा सकते। तो ये इस थ्योरी का सबसे बड़ा मेन ड्रॉबैक रहा। तो अगर आपसे कोई ये पूछता है इस थ्योरी के ड्रॉबैक के बारे में तो आप बता सकते हैं। तो ये था हमारा कोहलर का पूरा सिद्धांत, जिसको हमने बोला सूझ या फिर अंतःदृष्टि का सिद्धांत। आई होप ये थ्योरी आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहे। प्लस इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अब आप हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमारी सारी प्लेलिस्ट तक पहुँचने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए, आप वहाँ से डायरेक्टली पहुँच सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और नई थ्योरी के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।